एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का आपके अपने स्टडीमेंट्री यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज के वीडियो में हम आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं न्यू एनसीईआरटी क्लास 12th। इसमें अपना सब्जेक्ट रहने वाला है ज्योग्राफी, और ज्योग्राफी में चैप्टर है अपना खनिज और ऊर्जा संसाधन। इससे पहले ज्योग्राफी से संबंधित जितने भी वीडियो हैं वो हमने अपलोड कर दिए हैं। आप प्ले लिस्ट में जाकर वो वीडियो देख सकते हैं। पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री से संबंधित भी अपने वीडियो आपको प्ले लिस्ट में मिलेंगे। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि आने वाले वीडियो की सूचनाएं आपके पास तुरंत पहुंच सकें। तो शुरू कर रहे हैं आज का अपना ये वीडियो। इसमें हम बात करें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, निम्न में से कौन सा धात्विक खनिज नहीं है। तो यहाँ 4 खनिज आपको दिए गए हैं, इनमें से 3 तो धात्विक खनिज हैं और 1 धात्विक खनिज नहीं है। तो माइका जो है ये धात्विक खनिज नहीं है। बाकी लोहा, तांबा, बॉक्साइट ये तीनों ही धात्विक खनिज हैं। फिर हम बात करें निम्नलिखित में से कौन सा खनिज जो है वो भूरा कोयला के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ हम बात करें जो कोयले का एक प्रकार है लिग्नाइट, उसको भूरा कोयला के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा अधात्विक खनिज नहीं है। यहाँ धात्विक का अपोजिट हो गया अधात्विक, तो इसमें 3 तो अधात्विक खनिज हैं और इसमें 1 अधात्विक खनिज नहीं है, वो है मैंगनीज। बाकी माइका, कोयला, ग्रेफाइट तीनों ही अधात्विक खनिज हैं। अब हम नोट में बात कर लेते हैं धात्विक खनिज कौन कौन से होते हैं और अधात्विक खनिज कौन कौन से होते हैं। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है। तो धात्विक खनिजों में हम बात करें तो लोहा धात्विक खनिज, लोह धात्विक खनिजों में लोहा, मैंगनीज और अलोह धात्विक खनिज में तांबा, बॉक्साइट। मतलब इसमें तांबा बॉक्साइट में लोहे की मात्रा शामिल नहीं होती, जबकि लोहा मैंगनीज में लोहे की मात्रा, लोहा जो धातु है वो मिश्रित होती है। फिर हम बात करते हैं अधात्विक खनिज। तो इसमें ईंधन खनिज की हम बात करें तो इसमें कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस ये आते हैं। और इसमें हम माइका में बात करें तो माइका में अभ्रक, चूना प्रस्तर, डोलोमाइट, ग्रेफाइट जैसे खनिज आते हैं। अगला क्वेश्चन है भारत में किस किस्म का कोयला सबसे अधिक प्राप्त होता है। तो वो है बिटुमिनस कोयला। अगले क्वेश्चन की हम बात करें निम्न में से किस खनिज को तरल सोना के नाम से जाना जाता है। तो पेट्रोलियम जो खनिज है वो तरल सोना कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की स्थापना कब हुई थी। तो इसकी स्थापना 1984 को हुई थी। अगला क्वेश्चन है बाबा बुदन पहाड़ियाँ कौन से अयस्क के लिए विख्यात है। तो बाबा बुदन की जो पहाड़ियाँ हैं वो लोहे जैसे खनिज के लिए विख्यात है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा मैंगनीज या बॉक्साइट उत्पादन में अग्रणी राज्य है। तो वो है ओडिशा राज्य। अगले क्वेश्चन की हम बात करें एल्यूमिनियम धातु कौन से अयस्क से प्राप्त होती है। तो बॉक्साइट जो अयस्क है उससे एल्यूमिनियम धातु जो है वो प्राप्त की जाती है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन से खनिज का उपयोग विद्युत एवं इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योगों में किया जाता है। तो नंबर 10 का जो आंसर है वो हो जाएगा अभ्रक। ऑप्शन 2 उसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का प्रथम तेल उत्पादक क्षेत्र कौन सा है। तो इसमें हम बात करें तो असम का जो डिगबोई क्षेत्र है वो भारत का प्रथम तेल उत्पादक क्षेत्र माना जाता है। नेक्स्ट है परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना कब हुई। तो इसकी स्थापना 1948 को हुई थी। अगले क्वेश्चन की बात करें निम्नलिखित में से किस स्थान पर पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन स्थापित किया गया है। तो यहाँ ऑप्शनों में हम बात करें तो तारापुर वो स्थान है जहाँ पर पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन स्थापित किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का अनवीकरणीय स्रोत है। तो इसमें 4 ऑप्शनों में हम बात करें तो ताप जो है वो अनवीकरणीय स्रोत माना जाता है। बाकी जल, सौर, पवन जो हैं वो नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत हैं। अगले क्वेश्चन की हम बात करें तो इसमें है राजस्थान में
किस खनिज पर सौर ऊर्जा शक्ति गृह स्थापित किया गया है? तो वो है जोधपुर। मथानिया जो है जोधपुर में, वहाँ पर सौर ऊर्जा शक्ति गृह स्थापित किया गया है। नेक्स्ट है, भारत में तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो वो हुई थी 1956 को। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है? तो यहाँ 4 ऑप्शनों में जैव भार जो है, बायोमास गैस जो है, ये ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत माना जाता है। हाल ही में तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग ने प्राकृतिक गैस के संभावित भंडार का पता कहाँ पर लगाया है? तो वो लगाया तमिलनाडु के रामानाथपुरम में। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र कौन सा है? तो वो है झरिया। अगले क्वेश्चन में सम्मिलित हमें करना है, तो यहाँ पर यहाँ हम बात करें गुरु महिसानी बादाम पहाड़, ये है लोहे खनिज यहाँ पर प्राप्त किया जाता है। काला हांडी से बॉक्साइट खनिज प्राप्त होता है। नेल्लोर से अभ्रक प्राप्त होता है और बालाघाट से हमें तांबा जो खनिज है उसकी प्राप्ति होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ भी आपको सम्मिलित करना है। मुंबई हाई जो है ये पेट्रोलियम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। रानीगंज जो है वो कोयले के लिए प्रसिद्ध है। मणिकर्ण हिमाचल प्रदेश का जो स्थान है वो भूतापीय ऊर्जा के लिए प्रसिद्ध है। रावत भाटा जो है ये परमाणु ऊर्जा के लिए प्रसिद्ध है। तो यहाँ सभी सही सम्मिलित किए गए हैं। अगले क्वेश्चन की हम बात करें, खनिजों की गुणवत्ता और मात्रा के बीच प्रतिलोमी संबंध जो है वो पाया जाता है। नेक्स्ट है, भारत में अधिकांश धात्विक खनिज जो है वो प्रायद्वीपीय पठारी क्षेत्र की प्राचीन क्रिस्टलीय शैलों में पाए जाते हैं। नेक्स्ट है, लौह अयस्क के प्रगलन के लिए मैग्नीज जो है वो एक महत्वपूर्ण कच्चा माल माना जाता है। नेक्स्ट है, ओडिशा जो है वो मैग्नीज का अग्रणी उत्पादक राज्य माना जाता है। बिजली की मोटरें, ट्रांसफार्मर तथा जनरेटर्स आदि बनाने तथा विद्युत उद्योग के लिए तांबा जो है वो एक अपरिहार्य धातु मानी जाती है। आभूषणों को सुदृढ़ता प्रदान करने के लिए उसमें तांबा जो है वो सोने के साथ मिलाया जाता है। कच्चा पेट्रोलियम जो है वो द्रव्य और गैसीय अवस्था में हाइड्रोकार्बन से युक्त होता है। अपरिष्कृत पेट्रोलियम टर्शियरी युग की अवसादी सेलों से प्राप्त किया जाता है। अगला है, नाभिकीय ऊर्जा के उत्पादन में प्रयुक्त होने वाले महत्वपूर्ण जो खनिज हैं वो हैं यूरेनियम और थोरियम। यूरेनियम निक्षेप जो है ये धारवाड़ सेलों से प्राप्त किए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, खनिज से क्या तात्पर्य है और खनिजों का जो वर्गीकरण है वो चित्र के द्वारा आपको प्रदर्शित करना है। तो एक निश्चित रासायनिक एवं भौतिक गुण धर्मों के साथ कार्बनिक या फिर अकार्बनिक उत्पत्ति के प्राकृतिक जो पदार्थ है वो खनिज कहलाते हैं। यहाँ इनका आप चित्र देख सकते हैं। पहले दिया गया है खनिज, फिर इसमें धात्विक खनिज, अधात्विक खनिज। धात्विक खनिज के 2 भाग हैं, लौह धात्विक खनिज और अलोह धात्विक खनिज। इनकी हमने बात कर ली है, कौन से लौह धात्विक खनिज हैं और कौन से अलोह धात्विक खनिज हैं। अधात्विक खनिजों में हम बात करें तो इसमें ईंधन खनिज, ये हमने बात कर ली है, और अन्य अधात्विक खनिज यहाँ पर दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, जैव ऊर्जा से क्या तात्पर्य है? मतलब वह ऊर्जा जो जैविक उत्पादों जैसे कि कृषि अवशेष, नगरपालिका व औद्योगिक अपशिष्ट आदि से प्राप्त होती है वो जैव ऊर्जा कहलाती है। नेक्स्ट है, धात्विक खनिज के उदाहरण आपको बताने हैं। तो हमने लौह धात्विक खनिज और अलोह धात्विक खनिज जो हैं इसकी बात हमने पहले कर ली है। अधात्विक खनिज के उदाहरण भी हमने पहले देख लिए हैं। और कोयले की कौन कौन सी किस्में होती हैं? तो कोयले की 4 किस्में होती हैं, एंथ्रेसाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और
पीट। पीट जो है ये सबसे हल्का कोयला होता है। एंथ्रेसाइट जो है वो सबसे उत्तम श्रेणी का कोयला माना जाता है। भारत में बिटुमिनस कोयला जो है वो अधिकांश प्राप्त होता है। नेक्स्ट है जीवाश्म ईंधन किसे कहते हैं, इसके आपको उदाहरण भी बताने हैं। मतलब वे खनिज जो पृथ्वी में दबे प्राणी एवं पादप जीवों से प्राप्त होते हैं वो जीवाश्म ईंधन कहलाते हैं तथा इन्हें खनिज ईंधन के नाम से भी जाना जाता है। इसके उदाहरण हो जाएंगे कोयला और पेट्रोलियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है सीमेंट उद्योग के लिए कच्चे माल के रूप में क्या क्या शामिल होता है, तो इसमें डोलोमाइट और चूना पत्थर। गेल की फुल फॉर्म आपको बतानी है। जी की गैस, ए की अथॉरिटी ऑफ, आई की इंडिया, एल की लिमिटेड। थोरियम मुख्यतः केरल के कौन से क्षेत्र से प्राप्त किया जाता है, तो थोरियम जो है वो मुख्यतः केरल के जो तटीय क्षेत्र हैं उनकी पुलिन बीच की बालू में मोनाजाइट एवं इल्मेनाइट से प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैंगनीज अयस्क पर आपको एक टिप्पणी लिखनी है। लौह अयस्क के प्रगलन के लिए मैंगनीज एक महत्वपूर्ण कच्चा माल होता है और इसका उपयोग लौह मिश्र धातु विनिर्माण में किया जाता है। इसके उत्पादक क्षेत्रों की हम बात करें तो ओडिशा जो है वो मैंगनीज का अग्रणी उत्पादक राज्य माना जाता है। ओडिशा की मुख्य खदानें भारत की लौह अयस्क पट्टी के मध्य भाग में विशेष रूप से बोनाई, केंदुझर, सुंदरगढ़, गंगपुर, कोरापुट, कालाहांडी तथा बोलनगिर जो हैं वहाँ पर ये स्थित है। कर्नाटक राज्य में खदानें धारवाड़, कल्लारी, बेलगावी, उत्तरी कनारा, चिकमंगलुरु, शिवमोगा, चित्रदुर्ग तथा तुमकुरू में स्थित हैं। महाराष्ट्र राज्य में नागपुर, भंडारा तथा रत्नागिरी जिलों में ये पाया जाता है। अगले क्वेश्चन की हम बात करें तो खनिज संसाधनों के संरक्षण के विषय में आपको एक लेख लिखना है। वर्तमान में संसाधन उपयोग के परंपरागत तरीकों के परिणाम स्वरूप बड़ी मात्रा में अपशिष्ट के साथ साथ अन्य पर्यावरणीय समस्याएं भी उत्पन्न हो रही हैं। अतः सतत पोषणीय विकास के द्वारा मानव की भावी पीढ़ियों के लिए संसाधनों का संरक्षण अनिवार्य है। अतः खनिज संसाधनों के संरक्षण के लिए निम्नलिखित उपाय अपनाए जा सकते हैं। वो कौन कौन से उपाय हैं? पहला उपाय है ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोत जैसे कि सौर ऊर्जा, पवन, तरंग, भूतापीय ऊर्जा आदि के असमाप्य स्रोत हैं। अतः इनका अधिकाधिक विकास हमें किया जाना चाहिए। धात्विक खनिजों के मामले में छाजन धातुओं का उपयोग धातुओं का पुनर्चक्रण संभव कर सकता है। तांबा, सीसा और जस्ता जैसी धातुओं में जिनमें भारत के भंडार अपर्याप्त हैं, छाजन मतलब स्क्रैपे का उपयोग विशेष रूप से सार्थक माना गया है। अगला बिंदु है अति अल्प धातुओं के लिए प्रतिस्थापनों का उपयोग भी उनकी खपत को घटा सकता है। अगला बिंदु है सामरिक और अत्यल्प खनिजों के निर्यात को घटाना चाहिए ताकि वर्तमान आरक्षित भंडारों का लंबे समय तक प्रयोग किया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में अभ्रक के वितरण का विवरण आपको बताना है। तो भारत में अभ्रक जो है वो मुख्यतः झारखंड में निचले जो हजारीबाग पठार है उसकी 150 किलोमीटर लंबी और 22 किलोमीटर चौड़ी पट्टी में, आंध्र प्रदेश के नेल्लोर जिले में एवं राजस्थान में लगभग 320 किलोमीटर लंबी पट्टी में जयपुर से लेकर भीलवाड़ा और उदयपुर के आसपास तक ये पट्टी विस्तृत है। इसके अतिरिक्त कर्नाटक के मैसूर व हासन जिले, तमिलनाडु के कोयम्बटूर, तिरुचिरापल्ली, मदुरई तथा कन्याकुमारी जिले और महाराष्ट्र के जिलों में हम बात करें तो रत्नागिरी तथा पश्चिमी बंगाल के पुरुलिया एवं बांकुरा जिलों में भी अभ्रक के कुछ निक्षेप पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है अलोह खनिज एवं लोह खनिज में आपको अंतर बताना है। लोह खनिज मतलब जिन खनिज पदार्थों में लोह धातु का अंश होता है वो लोह खनिज होते हैं और जिनमें लोहे का अंश नहीं होता वो अलोह खनिज कहलाते हैं। तो इसमें लोह खनिज में लोहा, मैंगनीज, क्रोमाइट, कोबाल्ट ये होते हैं, जबकि अलोह में सोना, तांबा, सीसा, निकल ये अलोह खनिज हैं।
लौह खनिज का उपयोग लौह इस्पात उद्योग में किया जाता है, जबकि अलोह खनिज का उपयोग जो है वो आभूषण निर्माण और विद्युत निर्माण में किया जाता है। अगला क्वेश्चन है परंपरागत व अपरंपरागत ऊर्जा स्रोतों के उदाहरण सहित अंतर आपको बताने हैं। पहले हम बात करते हैं परंपरागत ऊर्जा स्रोत, मतलब वे ऊर्जा संसाधन जो प्राचीन काल से उपयोग में लिए जा रहे हैं वो परंपरागत ऊर्जा स्रोत कहलाते हैं। प्रायः परंपरागत ऊर्जा स्रोत जो हैं वो सीमित हैं और समाप्य हैं, मतलब उनकी मात्रा भी सीमित है और वो समाप्त होने योग्य हैं। उदाहरण के रूप में हम बात करें तो कोयला, खनिज तेल, प्राकृतिक गैस, इनके सीमित भंडार ही हमारे पास उपलब्ध है। फिर हम बात करते हैं अपरंपरागत ऊर्जा स्रोत। इसमें ऐसे ऊर्जा स्रोत जिन्हें मानव ने आधुनिक युग में ही काम में लेना शुरू किया है वो अपरंपरागत ऊर्जा स्रोत कहलाते हैं। प्रायः अपरंपरागत ऊर्जा स्रोत जो हैं वो असीमित हैं और नवीकरणीय हैं, मतलब उनको हम पुनः प्राप्त कर सकते हैं। उदाहरण के तौर पर हम देखें सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, जैव भार आदि नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत होते हैं। अगले क्वेश्चन की हम बात करें तो भारत में कोयला संसाधनों पर विस्तृत टिप्पणी आपको लिखनी है। तो इसमें हम बात करें कोयला एक महत्वपूर्ण खनिज है जिसका प्रमुख प्रयोग ताप विद्युत उत्पादन तथा लौह अयस्क के प्रगलन के लिए किया जाता है। गोंडवाना टर्शियरी निक्षेप ये इसके प्रमुख उत्पादक क्षेत्र हैं। गोंडवाना कोयला निक्षेप ये भारत में 80% जो भाग है वो बिटुमिनियस प्रकार का संसाधन जो है ये पश्चिमी बंगाल, झारखंड, झरिया, बोकारो, गिरिडीह तथा करणपुरा ये झारखंड में स्थित है। इसके अलावा गोदावरी, महानदी तथा सोन नदी घाटी क्षेत्र हैं वो भी गोंडवाना कोयला निक्षेप के उदाहरण मिलते हैं। अन्य क्षेत्रों में मध्य प्रदेश में सिंगरौली, छत्तीसगढ़ में कोयला कोरबा और ओडिशा में तलचर तथा भरतपुर, महाराष्ट्र में चांदा, वर्धा, कामपट्टी तथा तेलंगाना में सिंगरेनी व आंध्र प्रदेश में पांडुर जो हैं वो इसके प्रमुख निक्षेप हैं। फिर हम बात करें टर्शियरी कोयला निक्षेप तो इसमें मेघालय के दरानगिरी, चेरापूंजी, मौलांग और अरुणाचल प्रदेश के नामाचिक और नामफुक प्रमुख निक्षेप क्षेत्र हैं। माकुम, जयपुर, उत्तरी असम, नजीरा तथा जम्मू कश्मीर में कालाकोट में इसके निक्षेप हमें देखने को मिलते हैं। इसके अलावा भूरा कोयला या लिग्नाइट तमिलनाडु के तटीय भागों, पांडिचेरी, गुजरात और जम्मू कश्मीर में भी पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है भारत के पेट्रोलियम संसाधनों पर विस्तृत टिप्पणी आपको लिखनी है। तो इसमें हम बात करें तो इसका जवाब होगा अपनी दुर्लभता और विविध उपयोगों के लिए पेट्रोलियम को तरल सोना कहा जाता है। कच्चा पेट्रोलियम द्रव्य और गैसीय अवस्था के हाइड्रोकार्बन से युक्त होता है तथा इसकी रासायनिक संरचना, रंगों और विशिष्ट घनत्व में भिन्नता पाई जाती है। इसका उपयोग जो है वो मोटर वाहनों, रेलवे तथा वायुयानों के अंतर दहन ईंधन के लिए ऊर्जा का एक अनिवार्य स्रोत माना जाता है। यह उत्पादन पेट्रो रसायन उद्योगों जैसे कि उर्वरक, कृत्रिम रबड़, कृत्रिम रेशे, दवाइयाँ, वैसलीन, स्नेहकों, मोम, साबुन तथा अन्य सौंदर्य सामग्री में प्रक्रमित किए जाते हैं। इसके उत्पादक क्षेत्रों में हम बात करें तो असम का डिगबोई, नाहरकटिया तथा मोरान हैं। तो गुजरात के उत्पादक क्षेत्रों में अंकलेश्वर, कालोल, मेहसाणा, नवागांव, कोसांबा तथा लुनेज हैं। महाराष्ट्र में मुंबई हाई है और अन्य क्षेत्रों में हम बात करें तो कृष्णा, गोदावरी तथा कावेरी बेसिनों से ये प्राप्त होता है। फिर नोट के रूप में दिया है भारत में 2 प्रकार के तेल शोधक कारखाने हमें देखने को मिलते हैं। पहला है क्षेत्र आधारित तेल कारखाना जो डिगबोई तेल शोधन कारखाना यहाँ इसके रूप में हमें पाया जाता है और बाजार आधारित तेल शोधक कारखानों में बरौनी तेल शोधक कारखाना प्रमुख है। अगला क्वेश्चन है लौह अयस्क पर संक्षिप्त टिप्पणी आपको लिखनी है। भारत में लौह अयस्क के
प्रचुर संसाधन हमें देखने को मिलते हैं। हमारे देश में लौह अयस्क के दो प्रमुख प्रकारों हेमेटाइट तथा मैग्नेटाइट का प्रमुख रूप में खनन किया जाता है। भारत में संचित भंडारों की हम बात करें तो भारत में एशिया के विशालतम लौह अयस्क भंडार पाए जाते हैं। लौह अयस्क के कुल आरक्षित भंडारों का लगभग 95% भाग जो है वो उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, गोवा, आंध्र प्रदेश तथा तमिलनाडु राज्य में स्थित है। फिर हम इसके प्रमुख उत्पादक क्षेत्रों की बात करें तो इसमें ओडिशा यह भारत का सबसे बड़ा लौह अयस्क उत्पादक राज्य माना जाता है। यहाँ गुरु महिसानी, सुलाइपत, बादाम पहाड़, किरुबिरू एवं बोनाई जो हैं वो प्रमुख खाने हैं। झारखंड की बात करें तो नोआ मंडी और गुआ यहाँ के प्रमुख उत्पादक क्षेत्र हैं। छत्तीसगढ़ की बात करें तो बेलाडीला तथा डल्ली व दुर्ग जिले में राजहरा श्रेणी यहाँ के प्रसिद्ध खाने हैं, उत्पादक क्षेत्र हैं। कर्नाटक में हम बात करें तो होसपेट क्षेत्र, बाबा बुदन पहाड़ी, कुद्रेमुख आदि प्रमुख क्षेत्र हैं। महाराष्ट्र की बात करें तो चंद्रपुर, भंडारा तथा रत्नागिरी प्रमुख क्षेत्र हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित नवीकरण योग्य स्रोतों को विस्तार से आपको समझाना है। सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, जैव ऊर्जा। पहले हम बात करते हैं सौर ऊर्जा की। सौर ऊर्जा जो है ये सूर्य से ऊष्मा व प्रकाश के रूप में प्राप्त ऊर्जा होती है। सौर ऊर्जा ये कहलाती है। अन्य सभी नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों की अपेक्षा सौर तापीय प्रौद्योगिकी अधिक लाभप्रद मानी जाती है और यह लागत प्रतिस्पर्धी, पर्यावरण अनुकूल तथा विनिर्माण में भी बहुत ही आसान है। यह सामान्यतः हीटरों, फसल शुष्कों, कुकर्स आदि जैसे उपकरणों में अधिक प्रयोग में लाई जाती है। भारत के पश्चिमी भागों जैसे कि गुजरात और राजस्थान में सौर ऊर्जा के विकास की अधिक संभावनाएं हमें देखने को मिलती हैं। फिर हम बात करते हैं पवन ऊर्जा। पवन ऊर्जा जो है ये पूर्ण रूप से प्रदूषण मुक्त और ऊर्जा का असमाप्य स्रोत है। पवन की गतिज ऊर्जा को टरबाइन के माध्यम से विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। भारत में पवन ऊर्जा के लिए गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान तथा कर्नाटक में अनुकूल परिस्थितियां विद्यमान हैं। फिर हम बात करते हैं भूतापीय ऊर्जा की। जब पृथ्वी के गर्भ से मैग्मा निकलता है तो अत्यधिक ऊष्मा जो है वो निर्मुक्त होती है, निकलती है। इस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जा सकता है। इसके अलावा गीजर कूपों से निकलने वाले गर्म पानी से ताप ऊर्जा पैदा की जा सकती है। भारत में भूतापीय ऊर्जा संयंत्र जो हैं ये हिमाचल प्रदेश के मणिकर्ण में अधिकृत किया जा चुका है। फिर हम बात करते हैं जैव ऊर्जा बायोगैस की। तो जैव ऊर्जा उस ऊर्जा को कहा जाता है जिसे जैविक उत्पादों से प्राप्त किया जाता है, जिसमें कृषि अवशेष, नगरपालिका, औद्योगिक तथा अन्य अपशिष्ट शामिल होते हैं। जैव ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा, ताप ऊर्जा अथवा खाना पकाने के लिए गैस में परिवर्तित किया जा सकता है। नगरपालिका कचरे को ऊर्जा में बदलने वाली ऐसी ही एक परियोजना नई दिल्ली के ओखला में स्थित है। इसी के साथ अपना आज का ये चैप्टर यहीं समाप्त होता है। मिलते हैं अगले चैप्टर में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।